नमस्कार। परख के आज के अंक में हम द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुए एक लेख के बारे में बातचीत करेंगे। यह लेख एम.के. भद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है, डील विथ द न्यू काबुल शीर्षक से, जिसमें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच के जो संबंध हैं, उनके आगे की राह कैसी हो, इसकी तरफ कुछ इशारा करने की कोशिश की गई है। आज 10 सितंबर के दिन जब हम इस लेख के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित हो चुका है। वहाँ एक ऐसी सरकार बन चुकी है जिस सरकार में बहुत सारे पूर्व आतंकवादी, जिन्हें कि अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक आतंकवादी का दर्जा दिया गया है, वो इस सरकार में शामिल हैं। इस सरकार में कोई भी महिला मंत्री नहीं है। यहाँ तक कि तालिबान ने महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो एक ऐसी स्थिति है जहां पर अत्यंत ही रूढ़िवादी और पुरातनवादी किस्म की कट्टर सरकार का शासन स्थापित हो चुका है। ऐसे में भारत का रवैया अफगानिस्तान के प्रति या अफगानिस्तान के मौजूदा शासन के प्रति कैसा होना चाहिए? हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में जब अफगानिस्तान में लगातार उथल-पुथल हो रहा था, तो भारतीय मीडिया में लगातार इसकी एक ऐसी रिपोर्टिंग प्रस्तुत की गई, मानो अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, वह इस्लाम की विद्रूपताओं का जीता जागता उदाहरण है। और ऐसे में हम सब यह भी देख सकते हैं या हमें याद होगा कि कई बार जब कोई मुस्लिम नेता तालिबान के समर्थन में हल्की सी बात कह देता था, तो मीडिया में उसे जोर-शोर से दिखाया जाता था। निश्चित रूप से अफगानिस्तान में हो रही घटनाओं को से देश की राजनीति को, हिंदुस्तान के भीतर की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जबकि तालिबान का शासन स्थापित हो चुका है, ऐसे में भारत का रुख तालिबान के प्रति क्या होना चाहिए? एम.के. भद्र कुमार जो हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार माने जाते हैं और उनका यह कहना है कि भारत को एक रियलिस्ट अप्रोच अपनाना चाहिए। यानी कि उसे यह देखना चाहिए कि एक देश के रूप में उसका हित किस तरफ है। और वे यह उदाहरण देते हैं कि दुनिया के तमाम देश, विशेष रूप से उनका संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ इशारा है कि उसने अपने हितों को देखा और बाकी देशों ने भी, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, ये सभी अपने हितों के हिसाब से अफगानिस्तान के साथ संबंध कायम कर रहे हैं या वो तालिबान के शासन को स्वीकार करने के लिए खुद को एक तरीके से तैयार कर चुके हैं या उन्होंने उस शासन को स्वीकार कर लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जब वहां गया तब भी उसका अपना हित था और जब वो वहां से वापस लौटा तब भी उसने अपने हितों पर ही ध्यान दिया और उसने तालिबान से यह कहा, एक तरीके का समझौता किया कि वह किसी भी अमेरिकी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और तालिबान ने अपने इस वायदे को पूरा भी किया। इस लिहाज से लेखक का यह कहना है कि जरूरत इस बात की है कि भारत भी उसने जो एक छोटा सा संवाद तालिबान के साथ शुरू किया था, उसको वो आगे बढ़ाए। और भद्र कुमार इस बात पर जोर देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ या दुनिया के अन्य तमाम देश इस बात का जोखिम नहीं ले सकते हैं कि वो तालिबान जैसे शासन का पूरी तरीके से बहिष्कार करें और वहां के नागरिकों को बिल्कुल ही तालिबान के भरोसे छोड़ दें। इससे ज्यादा बेहतर यह होगा कि तालिबान के साथ संवाद स्थापित किया जाए और वहां के नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। तो भद्र कुमार के तर्क दो स्तरों पर आते हैं। एक तो ये कि उनका कहना है कि चूंकि दुनिया के अन्य देश अपने हितों के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए भारत को भी अपने हितों के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि वो तालिबानी शासन का पूर्णतः बहिष्कार करके ये ऐसी स्थिति बनाने का जोखिम नहीं ले सकता है जहां पर अफगानिस्तान बिल्कुल ही भारत विरोधी गतिविधियों का एक केंद्र बन जाए। और दूसरे स्तर पर उनका यह कहना है कि अगर हम एक नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी संवाद की गुंजाइश रहनी चाहिए। हालांकि ये दूसरा पहलू जो है उसके बारे में वो संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को ज्यादा रेखांकित करते हैं। निश्चित रूप से यह एक ऐसा तर्क है जिस पर भारत के कई सारे विदेशी मामलों के जानकार अब बात करने लगे हैं और इस बात पर जोर दिया जाने लगा है कि तालिबान का पूर्णतः बहिष्कार करने की बजाय उसके साथ संवाद करने की जरूरत है। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा संवाद पूरी तरीके से एक राष्ट्रीय हित की अमूर्त अवधारणा पर आधारित नहीं होना चाहिए। यानी मैं यह कहना चाह रहा हूं भद्र कुमार के इन तर्कों को प्रस्तुत करने के बाद कि जब हिंदुस्तान की सरकार तालिबान से संवाद स्थापित करे
तो वो सिर्फ अपने आर्थिक हितों को ध्यान में ना रखें, बल्कि उसका ध्यान इस बात पर भी होना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान के आम लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा हो रही है, क्या अफगानिस्तान की सरकार वहां की महिलाओं के अधिकारों को, उनके पढ़ने के अधिकार, उनके काम करने के अधिकार को मान्यता दे रही है, क्या अफगानिस्तान की सरकार वहां के अल्पसंख्यक समूहों के साथ सम्मान का व्यवहार कर रही है। अगर हिंदुस्तान की विदेश नीति में इन तत्वों को जोड़ कर रखा जाता है, तभी एक सार्थक तरीके से हम अपने पड़ोसी देशों या अपने क्षेत्र में आने वाले देशों के साथ संवाद कर सकते हैं। यह संवाद उस स्तर पर बिल्कुल ही बेतुका होगा और हम कह सकते हैं कि एक अंध राष्ट्रीय हित या नेशनल इंटरेस्ट की बात होगी अगर हम किसी देश के द्वारा अपने देश के भीतर के अल्पसंख्यकों या दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले बर्ताव से आंख मूंद कर सीधे तौर पर अपने तथाकथित राष्ट्रीय हित या तथाकथित आर्थिक हित के आधार पर संबंध बनाते हैं। इजरायल के संबंध में इजरायल के संदर्भ में भारत की नीति में यह पहलू साफ तौर पर दिखता है, जहां पहले फिलिस्तीन के संघर्ष के प्रति हमारा एक समर्थन रहता था, अब उसके स्थान पर ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया जाने लगा है कि कैसे इजराइल से संबंध कायम करके ज्यादा से ज्यादा भारतीय हितों की सुरक्षा की जा सके। तो सिर्फ मेरा यह कहना है कि जो एक इंटरेस्ट का या नेशनल इंटरेस्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वह एक प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट होने के साथ ही साथ उसके अपने साथ कुछ वैल्यूज को भी आगे लेकर बढ़ता है। ये वो मूल्य हैं जो कि हमारे देश के संविधान में या हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से निकले हैं, जहां पर हम तानाशाही शासन के साथ एक दूरी का संबंध रखने की बात करते आए हैं और हमारी यह कोशिश रही है कि दुनिया के दूसरे देशों में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिले। तो इस लिहाज से निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लेखक का यह तर्क बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान की सरकार को संवाद तालिबान से बढ़ाना चाहिए, लेकिन उस संवाद के साथ ही साथ लगातार इस बात की भी कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में जो वहाँ के अल्पसंख्यक है, जो वहाँ की महिलाएं हैं और जो वहाँ के दूसरे आम लोग हैं, उनके मानवाधिकारों की भी सुरक्षा हो। तो परख के इस अंक में अपनी इस चर्चा को मैं यही विराम देता हूँ। अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर बातचीत करेंगे। नमस्कार।